नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत हमारे इस चैनल पर। और आज जैसे पशु चिकित्सा की बात करें तो पशु चिकित्सा सिर्फ चिकित्सा तक सीमित नहीं है। हम किसी भी बीमारी के निदान तक पहुंचना बहुत जरूरी है और उसके लिए आज हम जिला पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशाला जो खरगोन का है वहाँ पर आए हैं और देखना चाहते हैं और देखेंगे कि प्रयोगशाला में क्या क्या चीज़ होती है और उसका किस तरह से हम हमारी डायग्नोसिस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं अंदर चल करके कि प्रयोगशाला में क्या क्या कक्ष होना चाहिए, कौन कौन से उपकरण होना चाहिए और कौन कौन सी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि हम पशु चिकित्सा को सशक्त बना सकते हैं। ये देखिए, ये प्रयोगशाला प्रभारी कक्ष है। जो हमारे यहाँ के इंचार्ज हैं डीआई लैब के, उसके प्रभारी यहाँ पर बैठते हैं। साथ ही साथ सामने कक्ष हम देखेंगे तो यहाँ पे इनके टेक्नीशियन बैठते हैं जो कि फीकल सैंपल है, उसको एनालिसिस करना है या स्लाइड जमाना है, स्मीयर बनाना है, सारी चीज़ें करते हैं। आइए हम आगे देखते हैं कि कौन सी। सर आइए, हमारे साथ डॉक्टर सुभाष खन्ना सर है जो कि हमारे खरगोन जिले के अनुसंधान के प्रभारी हैं डीआई लैब के। सामने भंडार कक्ष जैसा आप देख सकते हो और ये हमारी प्रयोगशाला का मुख्य कक्ष है जिसे हम प्रयोगशाला कक्ष कहते हैं। और इसमें सारे जो टेस्ट होते हैं, लैब टेस्ट होते हैं, वो हमारे यहीं परफॉर्म किए जाते हैं। आइए। नमस्ते सर। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्योंकि आज हम पूरा जो वेटनरी में डायग्नोसिस एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है, वेटनरी का किसी भी बीमारी को की जड़ तक पहुंचने में प्रयोगशाला का, लैब का बहुत महत्व होता है और पैथोलॉजिस्ट में बहुत अच्छा काम मतलब योगदान देती है। जिससे क्या होता है कि दवाई का खर्चा भी बचता है, साथ ही साथ पशु को समय पर उचित उपचार मिल जाते हैं, उचित मेडिसिन आप बता सकते हो, उससे हो सकता है। तो सर सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं और हम जानना चाहते हैं कि आपके इस लैब में कौन कौन से टेस्ट अभी होते हैं। मैं डॉक्टर सुभाष खन्ना, जिला पशु रोग अनुसंधान केंद्र में पदस्थ हूँ। इस प्रकार से आपने बताया है कि जो उपचार के नाते जिस प्रकार से जो जाँचें महत्वपूर्ण होती है वो बिल्कुल सही बात है। और जो पशुओं में हम देखें तो पशुओं में जैसे रक्त नमूने हो गए, फीकल सैंपल्स हो गए, स्किन से रिलेटेड इन्फेक्शन हो गए, उसके बाद में यूरिन सैंपल हो गए। तो ये क्या रहता है कि जैसे कि हम कहते हैं कि अगर बाई चांस हमको अगर ट्रीटमेंट करते करते हमको समस्याएँ आती है तो हम ये कहते हैं कि इस प्रकार के नमूने हम यहाँ जिला पशु रोग अनुसंधान केंद्र में हम भेज सकते हैं। यहाँ पे जांच की सुविधाएँ यहाँ पे मुहैया करा दी गई है। और हम यूँ कहते हैं कि अगर जो जांच होती है और जो उपचार में फ़ायदा नहीं हो रहा है, हम बिल्कुल क्या है कि इस प्रकार के नमूने हम भेजें। और यहाँ पे इस प्रकार से अगर जो जांच नमूने जो भी उसका मतलब परिणाम जो देखा जाता है उसके आधार पे हमको पशु का उपचार करने में हमको काफ़ी सहूलियत मिलती है। जिससे क्या रहता है कि एक प्रकार से हम पशु मार का खर्चा बचा सकते हैं। एक प्रकार से क्या है कि हम यूँ कहें कि जो पशु के ऊपर जो अनाप-शनाप जो दवाइयाँ उपयोग की जाती है उनको भी हम रोक सकते हैं। और एक प्रकार से ये कहें कि जो हमको जाँच से जो उपचार में जो फ़ायदा मिलता है वो काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कर रहे हो। क्योंकि कई बार क्षेत्र में ऐसा होता है कि एंटीबायोटिक यदि उसका टेम्परेचर भी नहीं है और सही ढंग से भी ब्लड टेस्ट कर ले तो हमें पता चल जाएगा कि ये इन्फेक्शियस कॉज है कि क्या कारण है उसका। क्योंकि धड़ल्ले से पेट में क्या होता है कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वो अपनी रेजिस्टेंस की ओर बढ़ है। तो छोटी-छोटी से पहले हम बात करते हैं कि तो सिंपल लेवल पे एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हुए आज हम एक बड़े-बड़े लेवल पे एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, तो हम उससे भी बच सकते हैं काफ़ी। हाँ, बिल्कुल। तो देखिए, जो हमारे सर है आज यहाँ पर पूरे डायग्रामेटिक सबसे बढ़िया चीज़ जो है कि आप जो ब्लड सेल्स है उसका एनालिसिस कर सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि उसमें कोई वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल है। हम जब ब्लड का एनालिसिस करेंगे ब्लड सेल्स का तो उससे काफ़ी कुछ हद तक हमारे पैथोलॉजिस्ट जांच में बता देंगे। साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छा सर ने लगा रखा है यहाँ पे डिफरेंट पैरासाइटिक फेस, उनका पूरा बताया हुआ है। जैसे क्या है ये एक प्रकार से जो इलेक्ट्रोपोएसिस जो क्या है कि हम यूँ कहें कि हम पशुओं का उपचार करते हैं, परंतु कभी कभार क्या रहता है कि उसमें कुछ अनुवांशिक बीमारी भी हो सकती है। तो उसमें क्या होता है जैसे कि जो हम कितना भी उपचार करें, कुछ भी खिलाएं, परंतु क्या हो सकता है कि पशु हेल्दी नहीं बनता। तो उसमें कारण ये भी हो सकता है कि इस प्रकार की हम जांच करा के हम ये पता कर सकते हैं कि जो रक्त की जो सेल्स होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, उसमें क्या क्या
किस प्रकार से मतलब कि जो चीज़ें रहती है तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी रहती है जिसको हमें पता करना रहता है कि बेटी जो रक्त बन रहा है वो सही बन रहा है या कि नहीं बन रहा है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे जो ये वाली जो सेल्स रेटिकुलोसाइट्स। हाँ, तो वो नॉर्मल सेल्स है। उसी के आगे हम देखेंगे यहाँ पे जो ये पैरासाइटिक एग्स है जो पशुओं के फीटल सैंपल में पाए जाते हैं। इसमें भी कई बार हम देखते हैं कि किसी जानवर को दस्त लग जाते हैं या फिर काफ़ी समय से उसका उपचार चल रहा है परंतु फर्क नहीं पड़ता है। तो फीटल सैंपल के आधार पर हम इस प्रकार से उसमें जो परजीवी जो पाए जाते हैं कई विभिन्न पशुओं में कई प्रकार के परजीवी पाए जाते हैं, ये उनके लिए अंडे हैं। तो ये अंडे भी के हम फीटल सैंपल ला के और हम जाँच करके ये पता कर सकते हैं कि इस प्रकार के अगर एग्स अवेलेबल है फीटल सैंपल में तो हम उनका उपचार हम डीवर्मिंग करा सकते हैं। अच्छी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी हेलमेंट्स या फिर जो पैरासाइटिक ड्रग्स उनका अपन उपयोग कर सकते हैं, तो हो सकता है कि बिल्कुल फायदा होगा। फिर ये वाली जो ये वाला पोस्टर है इसमें ये देखा गया है कि जिस प्रकार से जो हमारे या फिर पशुओं में जो खून होता है उसमें किस प्रकार की जो सेल्स होती है जो श्वेत रक्त कणिकाएं हम कहते हैं, तो श्वेत रक्त कणिकाओं का बहुत बड़ा महत्व होता है हमारे शरीर में, पशुओं के शरीर में। क्योंकि क्या है कि जो कोई भी बीमारी होती है तो उससे सर्वप्रथम यूँ कहें कि प्रतिरोधक क्षमता या फिर एक बीमारी से लड़ाई के लिए जो सेल्स उपयोग में होती है ये वाली जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है ये, तो इसके आधार पे हम तो ये देख सकते हैं कि अगर जिस प्रकार से अगर नॉर्मल जो रेंज रहती है वो हम पता करते हैं, परंतु अगर इनमें से कोई सेल अगर बढ़ती है तो हम ये कह सकते हैं कि उस पशु में इसका संक्रमण है। तो उसके नाते हम यूँ कहेंगे कि हम 70 से 80% तक हम ये कह सकते हैं कि अगर इस सेल्स में घटाव या फिर बढ़ाव होता है तो उसके हिसाब से हम उपचार करेंगे तो लाभ होगा। बहुत बढ़िया सर ने जिस तरह से पूरे सेल्स का इम्पोर्टेंस बताया कि पैथोलॉजी में हम किस तरह से उनके बेस पर हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। कुछ हमारे पास लेब के उपकरण है, कुछ मशीन है जैसे कि ये हमारे पास हो गए, ये यूरिन एनालाइजर है जिसमें हम यूरिन की आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है इसमें आगे लगी ना, ये इसमें सब पूरी ये निकलती है, पूरी पर्ची निकलती है जिसमें हम मशीनों को भी गर्मी में खास करके पूरा रेप करके रखना चाहिए। इसमें सारे जो हम यूरिन के एनालिसिस है उसमें पूरी एक स्लिप निकलेगी। आजकल बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई, तो सारा जो हमको जो टेस्ट करना है कि उसमें ग्लूकोज है कि उसमें शुगर है या उसमें मान लो एनिमल है, मेल एनिमल है, तो हो सकता है कि उसमें स्पर्म सेल्स आपको मिले। तो ये सारी जो एनालिसिस हम इसके द्वारा कर सकते हैं। बाइनोकुलर है हमारे पास में जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाला है, इसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। जिस तरह से हम यदि सामान्य बीमारी है, जैसे मान लो कि कोई पैरासाइट इन्फेक्शन है, ब्लड प्रोटोजोन इन्फेक्शन है, तो ब्लड प्रोटोजोन की जब हम स्लाइड बना रहे हैं तो हम चेक करना चाहते हैं कि उसका रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, तो हम उसके द्वारा यहाँ पे हमारी लैब में रिकॉर्ड भी रख सकते हैं, जो कि सर के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है ये काम। ये भी बाइनोकुलर है। अभी कुछ स्लाइड तैयार यहाँ पे सर के द्वारा की जा रही है। हो सकता है कोई एनालिसिस के लिए यहाँ पे या डायग्नोसिस के लिए बाहर से फील्ड से ही हो, तो वो भी सर ने यहाँ लिखा है। लेब में वॉशिंग एरिया होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारी जो लेब है उसमें अपन जब यहाँ पे काम करेंगे, स्लाइड का काम करेंगे, टेस्ट ट्यूब का काम करेंगे या सीलिन का काम करेंगे, तो इसको यहाँ पे वॉशिंग होना बहुत ही जरूरी है। कुछ लेब इंस्ट्रूमेंट हमारे सारे यहाँ पे रखे हैं, कुछ स्टैंड रखे हुए हैं, तो सर के यहाँ पे सारी स्टैंडिंग होती है। हाँ, स्टैंडिंग होती है ना। जैसे इस प्रकार से क्या है, हमको पता करना रहता है कि जो इन्फेक्शन है कौन से बैक्टीरिया से, कि ये बैक्टीरिया जैसे कि जो जीवाणु होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। तो उसमें जो मेन जो टेस्ट होती है वो ग्राम स्टेनिंग होती है। तो ग्राम स्टेनिंग के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, उसके आधार पे हम उसका उपचार कर सकते हैं। उसके उपरांत हमारे पास जैसे क्या ग्राम एसिड फास्ट स्टेनिंग भी होती है। ग्राम एसिड फास्ट स्टेनिंग क्या होती है, जैसे जिस प्रकार से क्या है कि किसी को क्रोनिक किसी एनिमल को क्रोनिक डिसीज है, जैसे माइकोबैक्टीरियम्स हो गई है, जॉइंट डिसीज हो गई है, तो ये भी कभी बात फील्ड में देखा जाता है कि क्रोनिक डिसीज होती है, तो उसमें हम यूँ कहें या फिर जैसे किसी पशु को टीबी हो गई है,
या फिर जेडी हो गई, तो उसमें भी जो मेन बैक्टीरिया होता है वो माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, जो कि क्या है कि एसिड फास्ट होता है। तो एसिड फास्ट टेस्ट या फिर स्टेनिंग भी यहाँ पे होती है, जिससे हमको ये मालूम पड़ सकता है कि इस पशु को काफ़ी समय से दस्त लगा हुआ है परंतु सही नहीं हो रहा है। तो ये फिर कभी कभार हम इसको क्रोनिक डिसीज में लेते हैं, और ये एक प्रकार से ये बीमारी भी होती है जो उसका कारण हो सकता है। तो उसमें आधार पे हम क्या है कि ये स्टेनिंग के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि उसको ये बीमारी है। या फिर टीबी भी, जैसे टीबी में किसी एनिमल को बार बार स्नीजिंग कफिंग हो रही है, नाक से कफ आ रहा है, तो उसकी भी हम टेस्ट करा सकते हैं, जिसमें क्या है कि मतलब टीबी की बैक्टीरिया इस स्टेनिंग के आधार पे हम पता कर सकते हैं। सर अभी तो जैसे आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि बार बार जो दस्त बंद ही नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे आजकल तो बहुत कीमती पशु आने लग गए, तो इस तरह से हमें ये तो टेस्ट बहुत ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल सही है। और मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल क्या है कि आप चाहे तो ब्लड सैंपल आप उठा सकते हैं, और इस प्रकार से जो टेस्ट वगैरह होती है तो आप हम लाभ लें। और जो उपचार पे लगने वाला खर्चा है, और जो पशुओं में जिस प्रकार से जो हमने पहले बताया है कि जो एंटीबायोटिक्स जो अनावश्यक उपयोग होती है, उससे क्या होता है कि आने वाले समय में ड्रग सेंसिटिविटी जो होता है वो कम हो जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो एंटीबायोटिक बिल्कुल करना चाहिए। और जैसे भी आगे भी आप देखेंगे पॉडकास्ट, ये भी क्या है कि जिस प्रकार से जो स्किन डिसीज होती है, स्किन डिसीज हम यूँ कहेंगे डर्मेटाइटिस, तो मैक्सिमम लार्ज एनिमल भी और खास करके स्मॉल एनिमल तो इससे इफेक्टिव रहते हैं। तो जैसे हम इसमें कहें कि भाई कि जो डॉग्स में देखा जाता है ज़्यादातर, तो डॉग्स में जिस प्रकार से जो जितने भी जो पैरासाइट एक्टोपैरासाइट्स दिए गए हैं, ये क्या है कि इसमें इस डायग्राम का थोड़ा बताया गया है कि इसमें कौन कौन से टिक्स हो गए। अब हमको टिक्स तो हमको दिख जाता है, परंतु क्या होता है कि टिक्स का हम इलाज कर लेते हैं, परंतु फिर भी क्या है कि कई शिकायत रहती है कि जो डॉग है या फिर स्मॉल एनिमल्स है या फिर लार्ज एनिमल्स भी है, तो उनका इन्फेक्शन कम नहीं हो रहा या फिर बीमारी दूर नहीं हो रही। तो जो ये वाला केस इसमें ये बिल्कुल दिखाया गया है कि ये जो स्किन के अंदर या फिर जो हेयर फॉलिकल्स रहते हैं उसके अंदर ये पैरासाइट रहता है, जिसको हम हमारी भाषा में मांझ कहते हैं। और मांझ भी क्या है कि हम देखेंगे, मांझ भी क्या है कि 4 प्रकार के होते हैं, सार्कोप्टिस हो गया, सोरोप्टिस हो गया, ड्रेगोडेक्स हो गया। तो ये इसकी क्या है कि पूरी ये इसमें जीवन चक्र बताया गया है कि अंडे कैसे होते हैं, उससे कैसे क्या बड़ा होता है, और एडल्ट कैसे क्या होता है। तो ये भी क्या रहता है कि इनको भी हम जो एनिमल है उनकी हम स्किन का सैंपल ला के हम ये पता माइक्रोस्कोप के माध्यम से हम ये पता कर सकते हैं कि इसमें कि इस मांझ का इन्फेक्शन है। तो फिर क्या रहता है कि हम उसके आधार पर ट्रीटमेंट चलाए तो उससे बिल्कुल फायदा होगा। बहुत बढ़िया सर। सर एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी ये वो जो गर्मी का समय चल रहा है, तो काफ़ी कुछ ऐसे केसेस आ रहे हैं कि हमने आइवरमेक्टिन भी दे दिया, इंजेक्शन भी लगवा लिए, लेकिन टिक्स की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही है, दूर नहीं हो पा रही। तो सर उसके लिए हम क्या किसान भाइयों को बता सकते हैं कि क्या कर सकते हो, अपने बाड़े में क्या परिवर्तन ला सकते हैं? गर्मी में तो फिर एक हम यूँ कहें कि जिस प्रकार से डीवर्मिंग या फिर आइवरमेक्टिन या फिर जो इंजेक्टेबल जो मेडिसिन रहता है उसका उपयोग हम करते हैं, परंतु क्या हम ये कहेंगे किसान भाइयों से कि सबसे पहले जो बाड़ा रहता है उसको साफ सफाई करें, या फिर हम यूँ कहें उसके बाद साफ सफाई करने के बाद भी अगर यूँ कहें कि जो टिक्स के जो एग्स रहते हैं या फिर छोटे छोटे लार्वा जो रहते हैं वो साफ मतलब कि ख़त्म नहीं हो रहे हैं। तो उनका एक हम ये भी कर सकते हैं कि जिस प्रकार से हम पशुओं को दूसरे बाड़े में या फिर दूसरे हम शिफ्ट कर दें, और हल्की सी एक सूखी घास हम लेयर बना के या फिर जो अपना गैस जो रहता है उसमें हम बर्निंग भी कर सकते हैं। तो जो कॉर्नर्स रहते हैं वहाँ पे हम बर्निंग कर सकते हैं। उसका कॉर्नर्स से मतलब क्या रहता है कि जो दरारें जो बाड़े में जो दरारें रहती है, तो वहाँ पे जो ज़्यादातर क्या है कि जो टिक्स रहते हैं उनके जो लार्वा एग्स वगैरह वो वहीं रहते हैं। तो हमको क्या लगता है कि वो पशु के शरीर से हमने वो बिछोड़ी वगैरह जो भी हमने वो मार दी, हमने इंजेक्शन लगा दिया, बाकी क्या है कि और वैसे भी क्या है कि समस्या वैसी ही आ जाती है। वैसे वैसे आती है। और वैसे भी मैं कहूँ कि हमको क्या लगता है कि हमने कि इंजेक्शन लगवा लिया तो वो पैरासाइट्स मतलब बिछोड़ी मर गई, बाकी वो
जहाँ तक मुझे मैं कहूँगा कि वो मरते नहीं हैं, वो मरते नहीं हैं, वो क्या है खाली 2 से 3 दिन के लिए घायल हो। जब दूसरा असर रहेगा तब तो घायल रहेगी, और जैसे वो उस दवाई का असर कम हुआ तो वो ऑटोमेटिक क्या है कि वापस उस जानवर पे वापस वापस आ आ जाएगी। तो यूँ कहें कि वो उसका कोई इलाज नहीं है। तो हम तो उससे ये कहेंगे कि भाई कि अगर आप इंजेक्शन भी लगवाते हैं तो आप अन्यत्र लगवाएँ, और सुबह से लगा के शाम तक पशु को अन्यत्र जगह पे बांधे, वापस फिर शाम को अपने घर पे लाए, ताकि क्या है कि 3-4 दिन तक आप रोटेशन बेस पे करोगे तो हो सकता है कि जो आपके जो परजीवी आपने जो इंजेक्शन लगवाए हैं, जो बेहोश है या मरने की स्थिति में, तो झड़ेंगे भी, तो बाहर झड़ेंगे। तो एक तरीका ये भी है कि हम इस तरीके से अपने बाड़े में बिचौलियों को हम कम कर सकते हैं। फिर एक साफ सफाई का हो गया है, एक बर्निंग का हो गया है, हम ये भी अपना सकते हैं। और बाकी तो क्या है कि हम यूँ कहें कि बाड़े में साफ सफाई के साथ साथ में जो नमी रहती है उसको हम कम से कम रखें, या फिर जैसे गोबर हो गया, पेशाब हो गया, उसको हम बिल्कुल ड्राई रखें साफ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज से हमारे किसान भाइयों को काफ़ी कुछ चीज़ें आपसे सीखने के लिए मिली। जिस तरह से कई आमतौर पे अभी हम हॉस्पिटल में बैठते हैं तो हमारे पास बहुत सारे केस आते हैं कि सर हमने ये भी कर लिया लेकिन टिक्स की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही है। तो उसके लिए भी बहुत अच्छा उपाय आपने बताया कि बाड़े को दिन में खाली कर ले और उसमें घास फूस लगा के जला दे। इस तरह से उनके जो अंडे होते हैं वो नष्ट हो जाएंगे और जो उनकी मादा है वो भी नष्ट हो जाएगी, जिससे कि पुनः पशुओं में टिक्का संक्रमण नहीं होगा। साथ ही साथ बहुत अच्छी डायग्नोसिस की बात बताई कि ब्लड टेस्ट आप करवा सकते हो यदि आपका पशु 2 दिन से ज़्यादा बीमार है और उसमें कोई दवाई असर नहीं कर पा रही है, तो आप वहाँ से ब्लड सैंपल अपने डॉक्टर को कहिए कि इसका ब्लड सैंपल आप कलेक्ट करके हमारे जिला पशु रोग अनुसंधान केंद्र पर लाए, ताकि उसका समुचित निदान हो सके और उसका अच्छे से उपचार हो सके। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। ठीक है।